नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे वीएमएस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कल हमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा असहयोग आंदोलन तक। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। कब चला था असहयोग आंदोलन? असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और 1857 की क्रांति के बाद में असहयोग सबसे बड़ा आंदोलन था। तो उसी समय 5 फरवरी 1922 को ये बताया था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, कहीं ये यहाँ पर गोरखपुर जिला दिया हुआ आता है, हमारे कक्षा 12 की जो किताब है उसमें क्या है, बलिया जिला। तो ये हमने गई, तो वहां पर भीड़ शांतिपूर्वक जा रही थी। उसी समय अंग्रेजी थाने के जो कर्मचारी थे उन्होंने शांतिपूर्वक भीड़ पर पीछे से गोलियां चला दी। इससे भीड़ ने हिंसा का रूप धारण किया और थाने के अंदर आग लगा दी। इस आग के अंदर एक थानेदार और 21 सिपाही क्या है, मारे गए। इससे महात्मा गांधी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी किसके पुजारी थे? सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इसलिए महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। ये 1857 की क्रांति के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन था, ये कल ही बताया था, क्योंकि इसके अंदर हिंदू मुसलमान सभी ने भाग लिया था और इसमें यह भी लग रहा था कि हमारा देश है वो शायद आजाद हो जाएगा। लेकिन गांधी जी ने जैसे ये हिंसा हुई तो हत्याकांड हुआ, गांधी ने अपना निर्णय बदल दिया और 12 फरवरी का आंदोलन क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। आंदोलन समाप्त करने का जो निर्णय था उसका देश के अधिकांश नेताओं, मोतीलाल नेहरू, अन्य जो नेता थे, उन सभी ने गांधी के इस निर्णय का विरोध किया और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन जारी रखें। लेकिन महात्मा गांधी ने आंदोलन जारी रखने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 को आंदोलन ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसके अंदर देखो, दो आंदोलन एक साथ चले थे, एक तो खिलाफत आंदोलन और एक है असहयोग आंदोलन। ये दोनों एक साथ चले। इसके पीछे कारण यह था कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों का सहयोग इसलिए दिया कि भारतीय मुसलमानों का मुख्य जो खलीफा था, खलीफा ये उर्दू भाषा का शब्द है और खलीफा शब्द का अर्थ है धार्मिक नेता। तो भारतीय मुसलमानों का मुख्य जो खलीफा था वो था टर्की में। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों को सहयोग दिया कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में अगर टर्की की पराजय हो जाती है या जीत होती है तो उनका ये खलीफा जो पद है उसको नष्ट नहीं किया जाएगा। जैसे 1918 में जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया, टर्की की इसके अंदर पराजय हो गई, तो अंग्रेजों ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया, टर्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पूरा जो ये साम्राज्य था उसको क्या कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। इससे भारतीय जो मुसलमान थे वो अंग्रेजों के विरोधी हो गए। यही कारण था कि असहयोग के अंदर भारतीय मुसलमानों ने किसको सहयोग दिया था, महात्मा गांधी को सहयोग दिया था, सभी ने मिलकर सहयोग दिया। इसी कारण ये 1857 क्रांति के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन था। अब इस समय अगर महात्मा गांधी इस आंदोलन को जारी रखते तो हमारा देश उस समय भी आजाद हो सकता था। ये दुर्भाग्य था हमारा कि 1922 में यह आंदोलन समाप्त हो गया, 25 साल बाद देश हमारा आजाद हुआ। अगर यह आंदोलन जारी रहता तो 1922 में हमारा देश आजाद हो सकता था। इस आंदोलन को चलाने के कारण महात्मा गांधी को 6 साल की सजा हुई, लेकिन बाद में गांधी के व्यवहार को देखकर 1924 के अंदर महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने रिहा कर दिया। उसके बाद में महात्मा गांधी एजुदार, खाद्य भंडार को बढ़ावा देने, स्वदेशी आंदोलन, इन आंदोलनों में लिप्त हो गए। बाद में कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। उसी समय 1928 के अंदर 3 फरवरी
को भारत के अंदर साइमन कमीशन आया। ये एक कमीशन आयोग था। इसका भारत आने का उद्देश्य ये था कि क्या भारत स्वतंत्रता के योग्य है, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया जाए या नहीं, भारतीयों को संविधान निर्माण की अनुमति दी जाए या नहीं। इस तरह का निर्णय करने के लिए यह साइमन कमीशन भारत में आया और इस कमीशन का निर्माण सर जॉन साइमन ने किया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, साइमन कमीशन कहते हैं। इस कमीशन के अंदर 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। सातों व्यक्ति अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों को पता था कि इस कमीशन का अगर निर्णय आएगा तो किसके पक्ष में आएगा? अंग्रेजों के पक्ष में आएगा। तो इस कमीशन का भारत के अंदर जगह जगह विरोध हुआ। सातों व्यक्ति अंग्रेज थे, इसलिए इस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। व्हाइट मैन कमीशन क्योंकि सातों क्या थे? अंग्रेज थे। ये जैसे कमीशन भारत के अंदर बम्बई में पहुंचा, उसमें साइमन गो बैक, साइमन वापिस जाओ की नारे लगाई गई। जगह जगह इसका विरोध हुआ पूरे भारत के अंदर। और आपको पता हो तो इसके विरोध के अंदर पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी, अंग्रेजों ने कूट कूट कर उनको मार दिया था। तो इस कमीशन का भी महात्मा गांधी ने विरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कमीशन भारत के अंदर आया, इसने अपनी रिपोर्ट ली और वापिस से चला गया। उसके बाद महात्मा गांधी ने सबसे बड़ा आंदोलन 1930 में शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा, सविनय मतलब विनय पूर्वक, अवज्ञा मतलब अवहेलना करना। तो सविनय अवज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ था विनय पूर्वक अंग्रेजों की आज्ञा का उल्लंघन करना। आज्ञा का उल्लंघन तो करना, लेकिन तरीका कौन सा होना चाहिए? विनय पूर्वक, आराम से, अवहेलना करो। तो ये आंदोलन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ शुरू किया। दांडी नमक भी यात्रा देखा होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने चुने हुए 78 जो समर्थक थे, गांधी जी सहित इसके अंदर 79 सदस्य थे, चुने हुए 78 जो सदस्य थे, उनके साथ साबरमती आश्रम से पद यात्रा शुरू की, पैदल यात्रा अपने 78 सदस्यों के साथ। और ये साबरमती आश्रम से दांडी तक की पैदल जो यात्रा 240 मील लंबी थी, और 240 मील लंबी जो यात्रा है वो उन्होंने 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक पूर्ण की। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक कितने दिन हुए? 24 दिनों के अंदर महात्मा गांधी ने ये यात्रा पूर्ण की। वहां पर जाकर उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाया, और नमक उठाना इस बात का प्रतीक था कि भारतीय अंग्रेजों के कानून को मानने के लिए तैयार है नहीं। तो इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन सविनय आंदोलन का एक तो ये दांडी यात्रा ये कारण, क्योंकि अंग्रेजों ने अचानक नमक पर टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया, और नमक रोजमर्रा की वस्तु है, क्योंकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन चाहिए। टैक्स बढ़ने के कारण नमक क्या हो गया? महंगा हो गया। दूसरा, नमक के ऊपर फैक्ट्रियों के अंदर जहां बनता था, काम करने वाले भारतीय जो मजदूर थे उनको हटा दिया गया, तो मजदूर भी क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। इसलिए महात्मा गांधी ने ये दांडी यात्रा शुरू की थी। इससे पहले, सविनय अवज्ञा से पहले, महात्मा गांधी ने उसमें वायसराय था लॉर्ड इरविन, उसके समक्ष 11 मांगे रखी थी। लॉर्ड इरविन के सामने? हाँ, लॉर्ड इरविन के सामने। उसमें ये मांगे थी, जैसे भारत के अंदर राजस्व कम करना, लगान वसूली कम करना, भारत में शराबबंदी है उसको बंद करना, नशीली मादक जो पदार्थ भारत में आ रही है उसको बंद करना, सैन्य कर में कमी करना, ये मांगे थी। और भारत में आज जितनी भी नशीली वस्तु है, जैसे चाय, शराब, अफीम, कोकीन, जितने भी नशीले पदार्थ हैं, ये सब किसके कारण भारत में है? अंग्रेजों के कारण। क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले भारत के अंदर कोई नशीली वस्तु नहीं थी। दही छाछ खाते लोग और सो जाते, आराम से रहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने आने के बाद में ये शराब, बीड़ी वगैरह शुरू कर दी, और भारतीय के पास उसमें अगर खुद बीड़ी नहीं होती थी तो अंग्रेजा नोट कर चुके पी लेता, किन धुआं निकल जाता, तो मन नहीं होता, जोरदार चीज। धीरे धीरे ये करता करता मंडल खरीदने लगा, फिर होता यानी आजकल कूड़ा खरीदने लगा। तो ये मांगे थी। अब लॉर्ड इरविन ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया।
इस बात से गांधी ने दुखी होकर कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के अंदर भारतीयों के भाग लेने की जो संख्या थी वो कम थी। कारण यह था क्योंकि इससे पहले कौन सा आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में भारतीयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सभी जातियों ने भाग लिया था। लेकिन असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था। इससे भारतीयों को बड़ी निराशा हुई और उन्होंने आगे से गांधी के आंदोलन में भाग लेने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो ये कारण था मुसलमानों ने इस आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया। फिर भी इसके अंदर कुछ लोगों की भागीदारी थी क्योंकि कुछ लोग गांधी के बड़े पक्के चले थे। अब इसी से एक दूसरी भी ये समस्या चल रही थी कि उसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव उन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी होने वाली थी। कब होने वाली थी? 23 मार्च 1931 को फांसी होने वाली थी। तो महात्मा गांधी के साथ मिलकर भारतीय ये भी आवाज उठा रहे थे कि इनकी जो फांसी है वो सजा में बदल दी जाए या इनको माफ कर दिया जाए। तो उसमें महात्मा गांधी ने दांडी जो यात्रा की कितने दिनों तक है? 24 दिनों तक। इस यात्रा की जो तुलना है वो सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस जो यात्रा की थी उस यात्रा के साथ की थी। ये एल्बा स्थान का नाम है क्या? ये एल्बा और पेरिस, हाँ ये दोनों स्थान है। नेपोलियन ने जो आंदोलन चलाया था उसमें ये यात्रा की थी, उसके साथ तुलना की शुरुआत में। बाद में 5 मार्च 1931 को गांधी समझौता हुआ। समझौता होने का कारण यह था कि इस आंदोलन के अंदर जितने भाग लेने वाले लोग थे उनको अंग्रेजों ने बंदी बना दिया। आंदोलन धीरे धीरे क्या होता गया? कमजोर होता गया। तो इन्हीं कारण भारत की तरफ से महात्मा गांधी और अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड इरविन उनके बीच 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ। उसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहते हैं। इस समझौते के तहत अंग्रेजों ने भारत के अंदर भारतीयों को शांतिपूर्वक जुलूस निकालने की अनुमति दे दी। कौन सी? शांतिपूर्वक, थोड़ा बहुत बोलने की अनुमति दे दी। और जिनको बंदी बनाया गया था इस आंदोलन के दौरान उनको रिहा कर दिया गया। इसके बदले में महात्मा गांधी 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हुए। कुल कितने सम्मेलन हुए? गोलमेज 3। गोलमेज जो सम्मेलन है उसको गोलमेज कहते हैं। गोलमेज सम्मेलन जिसमें चल रहा था उसमें जो बैठे थे उनके बीच में जो मेज थी वो मेज गोल थी, इसलिए सम्मेलन का नाम क्या रख दिया? गोलमेज। ये 3 गोलमेज सम्मेलन में कुल, एक 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। हमें सिर्फ 2 ही गोलमेज सम्मेलन देखने हैं। सविनय अवज्ञा के बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके तहत महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए क्या हुए? सहमत हो गए, तैयार हो गए। एक मात्र भारतीय था जिसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? नहीं, जैसे तीनों सम्मेलनों के अंदर भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 3 सम्मेलन हुए, तीनों के अंदर अम्बेडकर ने भाग लिया था। महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एक, हाँ, लेकिन इसमें कोई विशेष फायदा नहीं मिला क्योंकि महात्मा गांधी ने जो मांगे रखी थी उनको स्वीकार नहीं किया गया। फिर दुखी होकर महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन इसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर लोगों ने और भी बहुत कम भाग लिया। दूसरा यह भी कारण था कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो गई। उसमें महात्मा गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, इसलिए भारतीय वैसे भी महात्मा गांधी से क्या हुए? नाराज हुए। दोबारा यह आंदोलन शुरू हुआ लेकिन लोगों द्वारा भाग नहीं लेने के कारण 18 मई 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त। यह आंदोलन लगभग कितने साल चल गया? 2 साल तक। अब उसी समय देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडॉनल्ड। उन्होंने और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
गोलमेज सम्मेलन के बाद में ये निर्णय लिया कि भारत के अंदर नीचे जो वर्ण है उनको आरक्षण बहुत ही क्या है, कम है। और अम्बेडकर का ये मानना था कि जब से ये सृष्टि आरंभ हुई है तब से लेकर आज तक हमें क्या है, दबाया गया भारतीयों के द्वारा। इसलिए अब आगे और आर्थिक शोषण करवाने के लिए हम क्या है, तैयार नहीं, क्योंकि जाति की दृष्टि से नीचे जो वर्ण था उसे भारतीय क्या मानते थे, बिल्कुल ही नीचाहीन भावना से देखते थे। तो इस तरह को देखते हुए रेमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरंभ की, जिसके अंतर्गत नीचे जो जातियां थी उनको अलग चुनाव करने का अधिकार दे दिया। इससे महात्मा गांधी क्या हुए, नाराज हुए, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि भारत के अंदर न कोई जाति है न कोई रंग, सब पे क्या है, समान है। इसी कारण महात्मा गांधी ने जरवदा जो जेल थी उसके अंदर अनशन शुरू कर दिया। बाद में अन्य नेताओं के द्वारा कहने के कारण 25 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हो गया, जिसे क्या कहते हैं, पूना समझौता। इसके तहत महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की बात को मान लिया। फिर 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। व्यक्तिगत यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्याग्रह। ये एक ऐसा सत्याग्रह था जिसका उद्देश्य था व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित करना। व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो, बोलने की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति अंग्रेजों का विरोध करे या अपना कोई भी कार्य के उसके लिए उसको क्या होना चाहिए, आजादी होनी चाहिए। ये आंदोलन शुरू किया। इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी देनी होती थी और कोई काम नहीं था, क्योंकि महात्मा गांधी हिंसा तो करनी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी देनी होती थी और उसको ये मांग करनी होती थी कि भारत में अंग्रेजों द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। इसके अंतर्गत पहले जो सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। इन्होंने युद्ध विरोधी भाषण देकर अपने गिरफ्तारी दी। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत के अंदर व्यक्ति कोई भी स्वतंत्रता प्रदान नहीं की। तो इस तरह से ये आंदोलन भी क्या हो गया, असफल हो गया। बाद में अंतिम आंदोलन था महात्मा गांधी का 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन उस समय शुरू किया गया जिसमें पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला है, 1939 से 45 तक। अब पहले विश्व युद्ध के बाद में और द्वितीय विश्व युद्ध के समय विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थी जापान। वर्तमान में सबसे बड़ी शक्ति कौन है, अमेरिका। तो जापान सबसे बड़ी शक्ति थी और उसमें जापान इंग्लैंड के सामने होकर युद्ध कर रहा था। इसलिए भारतीयों को यह भय हो गया कि कहीं भारत के अंदर अंग्रेजों के रहने के कारण जापान भारत पे आक्रमण नहीं करे। इसलिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से कहा कि आप हमारे दो देश को भगवान के भरोसे छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अगर जापान ने आक्रमण कर दिया नुकसान किसको होगा, भारत को, अंग्रेजों को होगा। इसलिए 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। ये भी काफी बड़ा आंदोलन था, सभी लोगों ने इसके अंदर भाग लिया। इस कारण तो क्रिप्स मिशन जो 1942 में भारत में है, उसके अंदर प्रांतों में दबे शासन, भारतीयों को औपनिवेशिक स्वराज्य की इस तरह की स्वतंत्रता जो दी गई वो फायदेमंद भारतीयों के लिए नहीं, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। द्वितीय विश्व युद्ध आप समझिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय देखो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थी जापान। उसकी शक्ति का अंत करने के लिए अमेरिका ने जापान के दो नगर थे उनके अंदर परमाणु बम गिरा दिए। कौन कौन से दो नगर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर 2 बम गिरा दिए और उन बमों का प्रभाव आज भी वहां पर है। आज ये बच्चे इतने साल बीत गए, अगर कोई पैदा होता है तो शारीरिक मानसिक रूप से विकृत पैदा होता है, तो उसके कारण एक आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही थी, खाद्यान्न की समस्या पैदा हो रही थी।
तीसरा सबसे बड़ा था कि कई अंग्रेजों के कारण भारत के ऊपर जापान ने आक्रमण नहीं कर दिया। और आर्थिक शोषण समझे कल हमने पढ़ाया, ऐसे होगा पढ़ा वैसे नहीं होगा, ये कारण समाज था। बाकी अंग्रेज भारतीयों के साथ रंग भेद के आधार, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर क्या करे थे, भेदभाव। तो इसलिए ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से ये आंदोलन शुरू हुआ, जिसके अंदर महात्मा गांधी ने करो या करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। ये नारा सिर्फ नाम मात्र का ही था, क्योंकि करना या मरना इसके बाद महात्मा गांधी में नहीं थी। अगर ऐसी होती तो 1948 तक पहुंचती। तो ये नारा दिया गया, लेकिन इसका भी कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ, कोई विशेष परिणाम भी नहीं निकले इस आंदोलन की। फिर उस समय देखो अंग्रेजों ने ये निर्णय कर लिया कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, क्योंकि 1945 में जैसे द्वितीय युद्ध समाप्त हो गया, द्वितीय युद्ध में सर्वाधिक नुकसान अंग्रेजों को, और अंग्रेजों के पास ऐसी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रही कि वो अन्य देशों पर अपना शासन चला सके। अन्य देशों के अंदर भी जितने भी उपनिवेश थे अंग्रेजों की, वो भी धीरे धीरे क्या हो गए, समाप्त हो गए। और इस समय अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी अंग्रेजों से मांग की कि भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्र कर दिया जाए। अब जिस अंग्रेज भारत को स्वतंत्र कर रहे थे, उस समय एक सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि मुसलमान मांग करने लगे कि हमें अलग से एक पाकिस्तान दो। अंग्रेज अपने देश में जाने लगे और भारत वाले अपने। एक देश में से 3 देश बन रहे थे, एक तो पाकिस्तान अलग बनाना। अंग्रेज भारत के अंदर 350 साल तक रहे। एक देश देखो भारत के अंदर समाहित हो गए थे और एक भारत में। उस समय देखो महात्मा गांधी या अन्य जो नेता थे, उनका ये मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को कभी भी अलग नहीं किया जाएगा, क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं, एक ही माँ के 2 संतान है। अब जब महात्मा गांधी ने ये बात नहीं मानी, तो 16 अगस्त 1946 को भारतीय मुसलमानों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई शुरू कर दी। प्रत्यक्ष कार्रवाई मतलब सिद्ध कार्रवाई, ये थी करो या मरो वाली बात। और देखो 16 अगस्त को मुसलमानों ने पहले हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया, बदले में हिंदुओं ने मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। गदर फिल्म अगर कभी देखी हो तो उसके अंदर ये बात है, प्रत्यक्ष कार्रवाई कर। इसका शुरुआत है वो कलकत्ता से हुई, बाकी ये पूरे देश के अंदर क्या है था। इस दिन देखो ये भारतीय इतिहास का आज तक का सबसे अंधकारपूर्ण दिन माना जाता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई। इस दिन सर्वाधिक मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को मारा गया, बदले में हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों को मारा गया। और कई ऐसे गांव थे जहां हिंदुओं की आबादी कम थी और मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, वहां पर सभी हिंदुओं को मुसलमानों द्वारा